गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें तीन तरह के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, तो आज के लेक्चर में हम केवल दो ही डिस्कस करेंगे। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? Without investment, neither can a business be started nor it can survive or grow. Every business requires some kind of fixed capital investment for office premises, factory space, machinery and equipment, furniture, technology and so on. Investment decision में क्या होता है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, जैसे फिक्स कैपिटल में हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कोई हमने प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, कोई टेक्नोलॉजी के लिए कोई मशीनरी वगैरह खरीदनी है, इस तरह से। मोर ओवर सर्टन अमाउंट ऑफ फंड आर नीडेड टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस स्मूथली, लाइक पेइंग रेंट, सैलरी, वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल, मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स. Thus, investment decisions are very crucial for every business. An inappropriate investment may even endanger the existence of business enterprise. और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम किस प्रकार का खर्चा ले सकते हैं, जैसे जो जो हमारे दिन प्रतिदिन के खर्चे होते हैं, जैसे कोई हमने बिजली का बिल पे करना है, या कोई किराया पे करना है, कोई पानी का बिल पे करना है, इस तरह के। तो अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो सही है, तभी हमारा बिजनेस सही रास्ते पर चल सकता है। तो सिंपल शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिफ्लेक्ट as to how the firm fund have been invested in the different assets, both current and fixed. के जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये इस चीज को दर्शाता है कि फर्म के फंड जो है वो करंट और फिक्स्ड असेट्स में किस प्रकार से इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। Investment decision seek to evaluate new investment proposal and select the best option on the basis of associated risk and return. It is presumed that the proposal offering higher return are likely to involve higher risk. वो कहता है कि अगर investment decision में हम ये देखते हैं कि प्रपोजल अगर हायर रिटर्न का होता है, कि पैसा ज़्यादा हमें मिल रहा है, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो टाइप्स हैं इसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। सबसे पहले है इसमें जैसे ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और दूसरा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन, विच इज लाइकली टू provide return over a period of time. It is continuous process as a business may decide to replace an old machinery with a new one, upgrade technology, venture into new project. अब जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ये, तो मतलब इसमें हमें क्या है, एक तो हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, ह्यूज अमाउंट की होगी, और इसकी जो रिटर्न है वो हमें कुछ निश्चित समय के बाद मिलेगी। जैसे अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है या पुरानी मशीन की जगह नई मशीन लेकर आनी है, तो वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दीज डिसीजन इफेक्ट द साइज ऑफ असेट्स, competitiveness and the profitability of the business. Thus, sound capital budgeting decision seeks to add value to the shareholders' wealth by ensuring that the financial resources of enterprise are allocated into the most profitable venture. तो मतलब कि ये जो डिसीजन होता है ये फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, और प्रॉफिटेबिलिटी आगे फर्म के जो डिविडेंड वगैरह देने की कैपेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? साउंड कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल फॉर्चून ऑफ द बिजनेस. दिस इज प्रिलिमिनरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. क्यों इंपॉर्टेंट है ये? सबसे पहला है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट. लंबे समय की जो ग्रोथ है वो इसके द्वारा प्रभावित होती है. रिटर्न फ्रॉम द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर लाइकली टू एक्योर only after a certain period of time. As a result, they affect the future potential and prospect of the business. Thus, they have an important bearing on the long-term growth of an enterprise. कि ये जो डिसीजन होता है ये किसी भी संस्था की लंबे समय की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं या पुरानी मशीन की जगह नई मशीनरी लेके आ रहे हैं, तो ये लंबे समय तक हमारे बिजनेस में रहती है और हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचाती है। सेकंड है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व. जैसा कि कैपिटल बजटिंग में आपको पता ही है
कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, कोई हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं या कोई मशीनरी लेके आते हैं तो ये लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट इसमें करनी होती है। नेक्स्ट है रिस्क इन्वॉल्व। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज रिस्क बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड हैव टू बी committed. It affect the return of a firm as a whole in the long term. Therefore, it affect return of the concerned and consequently determine its overall business risk. तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ होता है, पर ये फर्म के लॉन्ग टर्म के फायदे के लिए इसमें ये जो है डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल डिसीजन। As a fact of the matter, the capital budgeting decision once taken are not reversible without incurring heavy losses as huge amount of funds are involved. Hence, due care should be taken while selecting an proposal in term of its pros and cons. Abandoning a project after huge investment has been made is likely to have an adverse impact on the financial health of the business. और इसमें जो फोर्थ है वो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये इरिवर्सिबल डिसीजन होता है क्योंकि ये डिसीजन हमने बहुत ही सोच समझ के लेना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम एक बार ये डिसीजन ले लेते हैं तो हम इससे रिवर्ट नहीं हो सकते, दोबारा से वापस नहीं आ सकते। अगर ऐसा करते हैं तो काफ़ी लॉस संस्था को हो पाता है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन कौन से तत्व हैं जो इस डिसीजन को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। The cash flow that is likely to occur in totality include both related cash receipt and payment over the life of an investment are analyzed carefully. वो कहता है कि कैश रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है अगर हम इस टाइप का डिसीजन लेने हैं कि कितनी प्राप्ति होएगी इससे और हमारा कितना भुगतान होगा। नेक्स्ट है द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आर अंडरटेकन इन परस्यूट ऑफ रेकरिंग रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लो। तो इससे ये भी हमें पता लगाना होता है कि कैश इनफ्लो के रूप में हमारे रेकरिंग मतलब प्रति महीने या प्रति सप्ताह आने वाला कितना पैसा हमारे पास आएगा। जैसे इसमें एग्जांपल बता रखा है कि इन द एग्जांपल डिपिक्ट बिलो द फॉलोइंग मैनेजर इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन 3 बिजनेस प्रपोजल नेमली ए बी सी assuming all other related factor like amount of investment, period of investment constant than the proposal which is expected to generate higher cash flow over a period is likely to be selected. जैसे एक लाइफ टाइम के लिए कैश इनफ्लो का प्रोजेक्ट है, ऑप्शन ए का 6.5 करोड़ दे रखा है, बी का 7 करोड़ और सी का 9 करोड़। और लाइफ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट तो इसमें जो समय है वो कितना है? ऑप्शन ए के लिए अगर 6.5 करोड़ कैश इनफ्लो होना है तो 5 साल की इन्वेस्टमेंट है, 7 करोड़ होना है तो 5 साल की है और 9 करोड़ होना है तो 5 साल की है। तो मतलब आप देखो इसमें लाइफ टाइम जो है वो इन्वेस्टमेंट का सेम दे रखा है पर आगे जो कैश इनफ्लो है ये अलग अलग है। तो इसमें हमने डिसाइड करना है कि हम कौन सी ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करेंगे जिसमें कैश फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है द रेट ऑफ रिटर्न। It is important for the financial manager to determine the risk return metrics related to the different investment proposal under consideration. अब अलग अलग प्रपोजल में हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी होगी इसके बारे में निर्णय लेकर तभी सिलेक्ट करना होता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑप्शन ए में 23% है, बी में 30% है, सी में 21% है। तो और जो लेवल है रिस्क का मॉडरेट है मतलब नॉर्मल है, और बी में भी नॉर्मल है, सी में भी नॉर्मल है। तो हम देखेंगे कि जब रिस्क फैक्टर सेम है तो रेट ऑफ रिटर्न जो ज़्यादा होगी वही वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब ऑप्शन बी है उसे सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। In order to ascertain the feasibility of different investment proposal, the financial manager in practice use various financial ratios and analysis. These computation are preliminarily based on permanent parameter like amount of investment required, expected cash flow, interest rate, rate of return. These are also known as capital budgeting technique. अब इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी अगर हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा। सारा कुछ एनालाइज किया जाएगा कि कितने हमारे जो है वो इंटरेस्ट रेट है, कितना हमें रिटर्न वापस होगा, कितने हमारी कैश इनफ्लो है, कितना हमारा आउटफ्लो है, वो सारा कुछ डिसाइड कर कर उसको एनालाइज करके तब हमने जो है ये डिसीजन लेना है। तो ये तो था इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं।
सेकंड है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन. These decisions related to affect the day-to-day working of business and seek to determine the level of cash, inventory and debtor. तो इसमें किसका लेवल देखते हैं, कैश का, स्टॉक का और डेटर्स का. These decisions affect the liquidity as well as profitability of the business, as the current assets provide little or low return. Thus, in order to establish a sound working capital management system, an enterprise need to ensure efficient management of cash, stock management and रिसीवेबल मैनेजमेंट. अब इसमें क्या है कि हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखनी है कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत होती है. तो शॉर्ट टर्म डिसीजन में यही हमने निर्णय लेना है कि हमें जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, आसानी से हम अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा कर सकें. On the other hand, current liability are those payment obligation which when they arise are to be settled without 1 year. These may include BP, outstanding expenses, creditor advance received from the customer and so on. Through efficient management of working capital of a firm may be able to finance a portion of its current assets through short term source current liability. तो अब जैसे current liability भी हमने साल से के अंतर्गत ही पे करनी पड़ती है, तो आपको ये तो पता ही है कि वर्किंग कैपिटल किसके इक्वल होती है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. तो हमने उस पैसे में से करंट लाइबिलिटीज को भी पे करना है. तो और उसके अलावा हमारे पास इतना खर्चा पैसा होना चाहिए कि हमारे दिन प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सके. नेक्स्ट जो डिसीजन है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फंड टू बी रेज्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस. अब इसमें क्या है कि ये देखना है कि अलग अलग सोर्स ऑफ फाइनेंस से हम किस प्रकार से पैसा प्राप्त कर सकते हैं. दिस डिसीजन डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज. तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कैपिटल की कॉस्ट कितनी है और रिस्क हमारा कितना कितना है. ए फर्म में डिसाइड टू रेज फंड फ्रॉम बोथ ओन्ड इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग एंड बोरोड सोर्स. दो तरह के सोर्स होते हैं पैसा प्राप्त करने के. एक होते हैं ओन्ड सोर्स और दूसरे होते हैं बोरोड सोर्स. ओन्ड सोर्स होते हैं जो अपने साधन होते हैं, बोरोड सोर्स होते हैं जो हमने बाहर से उधार लेना है. अपने साधनों में हम इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं और रिटेन्ड अर्निंग जो हम पैसा बचाते हैं. और जो हम बाहर से पैसा लेते हैं वो हम डिबेंचर के रूप में, बॉन्ड के रूप में, बैंक से लोन ले सकते हैं या पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं. ए प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर नीड टू डिटरमाइन ए judicious mix of both debt and equity in order to maximize return to the shareholder. अब हमने शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड देना है प्रॉपर या अपनी मार्केट वैल्यू शेयर्स की बढ़ानी है, तो उसके लिए जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको ये चाहिए कि दोनों का मिक्स करके ही फाइनेंशियल डिसीजन ले. ऐसा ना कि सारे का सारा लोन ही ले ले, ऐसा ना हो कि सारा का सारा अपनी कैपिटल ही ले ले. तो किस तरह से हम इसके मतलब जो है डिसीजन ले सकते हैं, दो इसमें कारण बता रखे हैं. पहला, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डेप्ट इज ट्रीटेड एज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. अगर हम बाहर से लेते हैं तो थोड़ा हमें ये फायदा होता है कि हमें जो है वो टैक्स से हमारी बचत हो जाती है. टैक्स लाइबिलिटी जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो टैक्स में से, अमाउंट में से लेस हो जाता है, प्रॉफिट में से तो कम टैक्स पड़ता है. और दूसरा, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द रिस्क प्रिज्यूम्ड बाय द लेंडर इज लेसर than that of a shareholder as the lender earn as assured return and repayment of capital, consequently they should require a lower rate of return. तो इस तरह से अगर हम बाहर से पैसा लेते हैं तो जितना हम ब्याज दे रहे हैं उतनी हमें रिटर्न आ रही है या नहीं, अगर कम आ रही है तो हमें वो प्रेफर नहीं करना चाहिए. However, more dependence on debit increase the financial risk of a business. Debt increase the financial risk of a business. तो यही बताया गया इसमें कि अगर हम ज़्यादा उधार लेते हैं तो हमारे लिए फाइनेंशियल रिस्क ही होता है. फाइनेंशियल रिस्क रेफर टू द इनएबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लाइक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. तो इससे क्या हो जाता है कि मतलब फर्म की जो है वो लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई उसे जैसे इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करनी बहुत ही जरूरी हो जाती है. तो कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को. सबसे पहला है लागत. द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइनेंस नीड टू बी एस्टिमेटेड and the source which involve the least cost should be chosen by the financial manager. It is generally presumed that cost of debt is less than the cost of equity. ये तो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है
कि वही माध्यम जो है वो चूज करना चाहिए फाइनेंस का जिसकी कॉस्ट कम आए। नेक्स्ट है इसमें रिस्क। The associated risk is different for each source. For instance, the risk involved in raising debt capital is higher than equity. Therefore, higher the proportion of debt in the total capital is likely to increase the financial risk of the business. अब रिस्क भी हमने देखना है। जैसे आप देख रहे हो कि अगर हम बाहर से उधार लेते हैं तो उसका रिस्क ज़्यादा है और उससे हमें पेमेंट वगैरह भी करनी पड़ती है, खर्चा भी ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज नोन एज फ्लोटिंग कॉस्ट। जैसे फंड को रेज करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे फ्लोटिंग कॉस्ट कहते हैं। दिस इंक्लूड मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग ऑफ फॉर्म, अंडर राइटिंग, कमीशन एटसेट्रा। ए सोर्स ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व लेस फ्लोटिंग कॉस्ट इज कंसिडर टू बी मोर प्रेफरेबल। तो ऐसा सोर्स जो है फाइनेंस का वो हमें प्रेफर करना चाहिए जिसमें फ्लोटिंग कॉस्ट कम हो। नेक्स्ट है कैश फ्लो position of the business. If the cash flow position of business is good, it should opt for debt else equity. This is because the issue of debt involve fixed burden in the form of regular payment of interest, repayment of principal amount. वो कहता है कि कैश फ्लो सही है हमारी कंपनी का तो हमें बाहर से पैसा उधार ले लेना चाहिए ताकि क्योंकि इससे हम पेमेंट वगैरह इंटरेस्ट भी अच्छे से पे कर सकते हैं और किसी प्रकार का हमें रिस्क शामिल नहीं होता। नेक्स्ट है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। The successful running of business enterprise involve a number of fixed operating cost in term of payment of rent, wage, maintenance charges आदि। तो पहले आप हमें ये देखना चाहिए कोई भी लेने से पहले लोन वगैरह कि हमारे फिक्स्ड खर्चे कौन कौन से हैं। जैसे हम किराया देते हैं, कर्मचारियों को वेतन देते हैं, सैलरी देते हैं, उसका खर्चा कितना है। इफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज लो, इट शुड बी ऑप्ट फॉर डेप्ट एल्स इक्विटी। वो कहते हैं कि अगर तो हमारे फिक्स्ड खर्चे कम है बिजनेस के तो हमें बाहर से उधार ले लेना चाहिए, इक्विटी नहीं यूज करनी चाहिए। पर अगर खर्चे वो वाले ज्यादा हैं फिक्स्ड वाले तो हमें इक्विटी का प्रयोग करना चाहिए, जो है लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन। द शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट, देयरफॉर द इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल dilutes the control of existing shareholder over business, whereas financing through debt does not lead to any such effect. Therefore, if a company is under threat of a टेक ओवर बिड, इट इज लाइकली टू प्रेफर डेप्ट। वो कहता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनका तो होल्ड होता है कंपनी पर जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनका होल्ड नहीं होता। तो अगर ऐसा लगता है कि जो शेयर होल्डर का हम होल्ड कम करना चाहते हैं तो हमें डिवेंचर वगैरह इशू करके डेप्ट ले लेना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट मार्केट। If there is boom in capital market, it is easy for the company to raise equity capital, else it may opt for debt. अगर कैपिटल मार्केट में ज़्यादा मतलब जो है वो तेजी की स्थिति है तो हमें इक्विटी शेयर इशू कर देने चाहिए, उधार वगैरह नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से ये डिसीजन है फाइनेंशियल। फैक्टर कौन कौन से प्रभावित करते हैं, पहले जैसे लागत है, दूसरा रिस्क, फ्लोटिंग कॉस्ट सेम वही है, कैश फ्लो पोजीशन, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जैसे जैसे इसमें बताया है कॉस्ट है, कॉस्ट में क्या आएगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस विच इन्वॉल्व द लीस्ट कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट वाला फाइनेंस हम लेंगे। इसी तरह से जिसमें रिस्क कम होगा वही वाला हम फाइनेंस अवेलेबल कराएंगे। फ्लोटिंग कॉस्ट में भी जिसकी कॉस्ट कम होगी वही फाइनेंस हम लेंगे। कैश फ्लो पोजीशन में इफ द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ बिजनेस इज गुड, इट शुड ऑप्ट फॉर डेप्ट। अगर कैश फ्लो पोजीशन ठीक है तो उधार लेना ज़्यादा बेटर है। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो बाहर से उधार ले लो, नहीं तो अपनी इक्विटी का यूज करो। कंट्रोल कंसिडरेशन के लिए अगर आप कंट्रोल कम करना चाहते हो शेयर होल्डर का तो डिवेंचर इशू करो, और अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो शेयर इशू करो। इसी तरह से कैपिटल मार्केट है, अगर कैपिटल मार्केट में बूम की स्थिति है तो हम इक्विटी कैपिटल इशू कर सकते हैं, नहीं तो डेप्ट ले सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको 2 डिसीजन करवाए हैं, एक डिसीजन रह गया वो हम